हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आज शुरू करूँगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कहते किसे हैं। देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है समग्र, इसका मतलब होता है कुल मांग। एक इकोनॉमी के अंदर, मतलब कि एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करें। एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर से, मतलब कि कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर? जनरली तो दो ही होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चार सेक्टर होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। और एक इकोनॉमी के अंदर लगभग जितने भी लोग हैं वो सभी इन चारों सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर्स मिल करके, इसका मतलब सभी लोग मिल करके टोटल कितने रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। मतलब कि विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स मिल करके टोटल वैल्यू के, टोटल कितने रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज करना चाहते हैं, प्लानिंग टू बाय, परचेज करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब कि नियोजन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अभी उन्होंने खरीदा नहीं, एक्चुअल नहीं है, ये प्लान्ड होता है। एग्रीगेट डिमांड ना, डिमांड कभी भी एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी सामान को खरीद चुके हो तो वो आपकी डिमांड रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर अपनी दी गई आय पर एक इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलकर के टोटल कितने रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हां, अब दूसरी चीज समझते हैं। देखो, मैंने बोला कि एक इकोनॉमी के सभी लोग मिलकर के जितने रुपए के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहते हैं। अगर मान लेता हूं कि मैं 200 रुपए का मार्कर खरीदना चाहता हूं, तो अगर मैं 200 रुपए खर्च करूंगा तभी तो मुझे 200 रुपए का मार्कर मिलेगा। सही बात है, नहीं है? 200 रुपए मैं खर्च करूंगा तो 200 रुपए की वैल्यू का मार्कर आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे खर्चे का हो और चाहे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का हो, ये सेम है ना। 200 रुपए मैं खर्च करने की अगर तैयार हूं तो मेरे पास 200 रुपए की ही वैल्यू के तो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है। मैं मतलब जितने रुपए खर्च करना चाहता हूं उतने रुपए के ही गुड्स एंड सर्विसेज को मैं क्या करूंगा? हायर करूंगा, परचेज करूंगा। यहां देखो लिखा गया है कि एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी के सभी सेक्टर मिलकर के जितने रुपए खर्च करना चाहते हैं वही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। इट मींस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम थिंग है, सेम चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। क्लियर है? तो जितने रुपए आप खर्च करना चाहोगे उतने रुपए की ही गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या करोगे? परचेज करना चाहोगे। तो जितने रुपए आप खर्च करना चाहते हो उतने रुपए की ही गुड्स एंड सर्विसेज को आप परचेज करोगे। तो चाहे आप खर्चा कहो, चाहे आप मतलब कि इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कहो, सेम थिंग है दोनों ही, क्योंकि सेम ही वैल्यू है। वो 200 खर्च करना चाहते हो तो 200 का ही मार्कर आपको आएगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअल नहीं होता। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इतना रुपए मैं खर्च करना चाहता हूं, इतने रुपए के मैं सामान को खरीदना चाहता हूं, सामान को लेना चाहता हूं, तो ये भी क्या है? प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मेन चीज है। तो देखो, चलो बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। देखो, कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पर मैंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर्स मिलकर के कितने टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, और यही दो ही सेक्टर जनरली इकोनॉमी के अंदर माने जाते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर है तो प्रोड्यूसर सेक्टर, और तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर,
और चौथा क्या होता है, फॉरेन सेक्टर। बहुत लोग इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, या बहुत लोग इसे क्या कह देते हैं, अब्रॉड कह देते हैं। तो ये 4 सेक्टर ही होते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर टोटल होते हैं, लेकिन जनरली हम 2 ही पढ़ते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, क्योंकि 12th क्लास का जो सिलेबस है ना वो 2 ही सेक्टर में रेस्ट्रिक्ट है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए हमें इन चारों के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर्स मिलकर के टोटल जितने रुपए के वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं एक साल के अंदर उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो ये 4 सेक्टर मिलकर के टोटल कहां कहां पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च करता है वो किस पे खर्च करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च करता है, परिवार क्षेत्र जो पैसा खर्च करता है वो खर्च करता है कंजप्शन पे। किस पे खर्च करता है, कंजप्शन पे। तो इसे हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहें चाहे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहें, तो हम इसे क्या कह देते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसे हम कहते हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर सेक्टर किस लिए एक्सपेंडिचर करना चाहेगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो होते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे, अपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, टूल्स के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे खर्च करेंगे। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डिमांड करेंगे, ये लैंड एंड बिल्डिंग की डिमांड करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो ये क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर किस लिए पैसा खर्च करना चाहता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है, दोनों ही चीजें करता है। अच्छा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कौन से होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट्स के होते हैं, जैसे वो लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च करता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च करता है जिससे कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रहे। इसके लिए वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देता है, ठीक है, डिफेंस पे पैसा खर्च करता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करता है, स्कूल्स पे पैसा खर्च करता है। तो इनसे कोई गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं बन रही हैं। इनसे गवर्नमेंट क्या करता है कि लोगों को मतलब कि लोगों को कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो डेवलप तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से भी किया जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फर्दर इनकम का स्रोत नहीं होता, फर्दर इनकम का स्रोत नहीं होता है। हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दिए, वो सैलरी उन्होंने क्या किया, उस सैलरी के बदले उन्होंने सर्विस दे दिया, फिर सैलरी देंगे, फिर वो सर्विस दे देंगे, ठीक है। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वहीं पे रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए, ठीक है, तो ये जो रोड्स या रेलवेज या डैम्स बना रहा है ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि ये एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को क्या करते रहेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फॉरेन सेक्टर में किस तरीके से खर्च किए जाते हैं, फॉरेन सेक्टर देखो, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं और इन गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं और इन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अब्रॉड से आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड डोमेस्टिक टेरिटरी के लोग करें तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं 4,000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मैंने 4,000 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर बेच दिया, और 9,000 के गुड्स एंड सर्विसेज को मैंने इंपोर्ट किया। तो देखो 4,000 का अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है तो 4,000 रुपए मेरे देश के अंदर आए होंगे, और 9,000 के गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो 9,000 रुपए मैंने अपने देश से भेजे होंगे। तो नेट पैसा या नेट सामान मैंने कितने का डिमांड किया है भाई, 4,000 रुपए अगर आ रहा है तो 9,000 रुपए जा रहे हैं, तो 5,000 रुपए की डिमांड तो मैं कर ही रहा हूं ना। तो 4,000 में से अगर ये मैं 9,000 माइनस कर दूं, कितने में से, 4,000 का जो मैंने एक्सपोर्ट किया है उसमें से 9,000 का जो मैंने इंपोर्ट किया अगर ये माइनस कर दूं मैं, तो कितना आएगा,
-5,000। इसका मतलब हमारे देश से 5,000 रुपए तो जा रहे हैं ना, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ 5,000 रुपए नेट खर्च करने के लिए, तो ये भी तो एक तरीके का खर्चा हुआ ना। तो ये होता है x - m, इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता तो मतलब नेट पैसा हमारे देश के अंदर आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नेट पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x - m से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। किससे, x - m, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉरेन सेक्टर जिसे हम क्या करते हैं, x - m से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन हमारे जो 12th क्लास का सिलेबस है, ठीक है, अगर मैं सिंपली बताऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी सेक्टर्स मिलकर के, हाउस होल्ड सेक्टर भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना चाहता है, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहता है, फॉरेन सेक्टर नेट एक्सपोर्ट पे पैसा खर्च करना चाहता है। तो चारों सेक्टर मिलकर के टोटल जितने रुपए खर्च करना चाहते हैं उतने रुपए की वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो सिंपल सी बात हुई कि एग्रीगेट डिमांड बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, C कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस I, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस x - m नेट एक्सपोर्ट। ये सभी टोटल मतलब कि टोटल सेक्टर्स के अगर एक्सपेंडिचर को मैं जोड़ दूं तो यही क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर बराबर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए मुझे चारों ही सेक्टर के मतलब सभी लोगों के ही खर्चों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैंने बताया तुम्हें कि 12th क्लास का सिलेबस जो है वो 2 ही सेक्टर में रिस्ट्रिक्ट है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर। इसलिए जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बराबर सिर्फ और सिर्फ हम C + I ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम 2 ही सेक्टर के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। जनरली इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर माने जाते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड बराबर हमारे लिए क्या है, C + I कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड से संबंधित हम इसका शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे तो आप अपने कंजप्शन को भी तो बढ़ाओगे भाई। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आप अपने खर्चों को भी उसी हिसाब से मतलब कि देखते हो, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे हमारी मतलब कि क्या होते जाते हैं, डिमांड भी बढ़ते जाते हैं। इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन होता है कह सकते हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। इनकम बढ़ेगी तो हमारी नीड्स एंड वांट्स भी उसी हिसाब से बढ़ती हैं, ठीक है, और हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, डिमांड भी करते हैं। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर अगर इनकम बढ़ती है तो इससे कंजप्शन भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इनकम देखो, ये टेबल मैंने ले रखा है, अज्यूम कर रखा है, तुम भी इसी टेबल को अज्यूम कर लो, ठीक है, क्योंकि ये टेबल हम आने वाले आगे चैप्टर्स में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर इनकम हमारी 0 है, इनकम क्या है हमारे यहाँ पर 0 है, तो हमारी कंजप्शन कितनी है 40। इनकम 100 हुई तो कंजप्शन कितनी हो गई 120। इनकम 200 हुई तो कंजप्शन कितनी हो गई 200। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजप्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता रहा है। 0 पे 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, ठीक है। इस तरीके से देखो हमारा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर तुम लोग गौर कर रहे होगे कि इनकम हमारी 0 है तब भी यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है 40। देखो इस पॉइंट पे यहां पर अगर देखोगे जहां पे इनकम लेवल 0 है और फिर भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये वो कंजप्शन होती है जो मुझे मेरे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे तुम लोग हो क्लास 12th के अंदर, हो सकता है कि तुम में से सभी लोग ही लगभग, ठीक है, लगभग सभी लोग ही इनकम जनरेट नहीं कर रहे होगे, लेकिन फिर भी आप कंज्यूम करते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप खाना खाते हो, ठीक है, आपके स्कूल के खर्चे हैं, आप बहुत सारे मतलब कि कंजप्शन करते हो और उनके लिए आप पैसा खर्च करते हो। आपके पास इनकम नहीं है लेकिन आप पैसा खर्च कर रहे हो अपनी बेसिक लाइफ को चलाने के लिए, बेसिक जरूरतों को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन करते हो इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है C बार से। किससे, C बार, ठीक है। C के ऊपर एक बार लगा रहता है, इसका मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, वो कंजप्शन जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है, ठीक है। देखो उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रही वैसे वैसे आपके कंजप्शन क्या होते रहे, बढ़ते रहे।
ठीक है। यहां पर इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रखा गया है, मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली तुम्हें बताऊं तो इन्वेस्टमेंट हमारे ना दो टाइप के आएंगे, ठीक है। एक होगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इनकम के साथ चेंज नहीं होता, उसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारी इनकम चाहे जितनी चेंज हो जाए लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे आपके रूम का रेंट, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ जाए या चाहे आपकी इनकम कम हो जाए, आपके रूम का रेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होता रहता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के चेंज होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के चेंज होने के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट ज्यादा आने लगता है, इनकम ज्यादा आने लगती है, तो अपनी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाते हैं, नई नई ब्रांचेस खोलते हैं। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए, एकदम मतलब साधारण रूप से समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इनकम के चेंज होने के कारण चेंज नहीं होता है। और ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन वो होते हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर किया जाता है, ठीक है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। तो यहां पर देखो, अब आग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड बराबर तुमने अभी पढ़ा कि C प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, 40 और 20 कितने हो गए, 60, 120 और 20 कितने हो गए, 140, 200 और प्लस 20 कितने हो गए, 220। तो यहां पर हम इसको अगर C प्लस आई को जोड़ते जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। सिंपल, ये क्या है, पूरा का पूरा तुम्हारा टेबल है कि इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी हमारा बढ़ेगा। भाई इसका मतलब हमारे खर्चे क्या होंगे, बढ़ेंगे, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी हमारा क्या होगा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता जाता है। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनॉमस रखा है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए। अब इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम को लिया है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट को शो कर दिया है। इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनकम जो भी हमारी चाहे बढ़ती रहेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा 20 का 20 बना हुआ है, देखो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा 20 है लेकिन जो हमारा कंजप्शन है वो कितना है, 40, 20 से ज़्यादा है। तो 20 से ऊपर से हमने 40 से यहाँ पर मतलब उठाया, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करोगे ही करोगे। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये जो आप कंजप्शन कर रहे हो 40, यही क्या है, आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है। आप यहां पर ग्राफ में दिखा सकते हो ऑटोनॉमस कंजप्शन किसे कहते हैं, तो यहां पे आप दिखा सकते हो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी कंजप्शन कर रहे हो ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपके कंजप्शन भी क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट रेट से लिया है, 40 के बाद 120, देखो 80 का गैप है, 120 के बाद 200, 80 का गैप है, 200 से 280, 80 का गैप है, 280 से 360, 80 का ही गैप है। तो ये जो गैप की वजह से ये जो कंजप्शन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो इनकम के बढ़ते के साथ साथ कंजप्शन भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और इन दोनों का ही सम, C प्लस आई का ही सम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है, ठीक है। भाई 40 और 20 कितने हो गए, 60, 120 और 20 कितने हो गए, 140, 200 और 200 मतलब 20 कितने हो गए, 220, इस हिसाब से। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये कहीं ना कहीं 40 और प्लस 20 60, तो कहीं ना कहीं ये कंजप्शन से ऊपर निकलेगा, ठीक है, यहां पर निकलेगा, ठीक है। इसको भी कोई पॉइंट ले लो, इसको मान लेते हैं T ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, T, ठीक है, कि ये T से स्टार्ट किया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड को। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये होता है C प्लस आई, क्लियर है, ठीक है, C प्लस आई होता है। तो यहां पर हमने इसको देख लिया है एग्रीगेट डिमांड को, जो कि C प्लस आई का समड अप है। और ये भी क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 60 से 140, 140 से 220, 220 से 300। अब एक चीज देखना, जो एग्रीगेट डिमांड है वो C के पैरेलल निकल रहा है। C और एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन के पैरेलल निकलता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये इसका मेन रीजन क्या है कि कंजप्शन के पैरेलल एग्रीगेट डिमांड निकलता है, तो मेन चीज है इसका डिफरेंस है। देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस आई होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर C जुड़ा हुआ है, सिर्फ I का ही तो डिफरेंस है। तो यहां पर देखो अगर ये 40 है तो ये कितना है, 60 है, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये कितना है, 60। फिर अगर दूसरे पे ये 120 होगा तो ये कितना होगा यहाँ पर 140। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है।
40 और 60 के बीच में 20 का गैप है, 140 में से 120 घटा दो 20 का गैप, 220 में से 200 घटा दो 20 का गैप, 300 में से 280 घटा दो 20 का गैप। तो इस गैप की वजह से इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो गैप है ना, ये आप जो गैप देख रहे हो इनके बीच में, ये गैप क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि 20 का है। और ये 20 का गैप क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑटोनॉमस मान रखा है तो ये 20 का गैप बना रहेगा। इसीलिए कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक दूसरे के क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एग्रीगेट डिमांड बराबर C प्लस आई होता है, ऑलरेडी मैंने स्टेट कर दिया है तुम्हें, ठीक है, कि हम दो सेक्टर्स इकोनॉमी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया मैंने, तो एग्रीगेट डिमांड आ गया। पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, जब इनकम लेवल जीरो होता है तब भी हमारा पॉजिटिव कंजप्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, देयर इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, ठीक है, तो यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन के बारे में ये बतला रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें स्टेट कर दिया, बता दिया है, ठीक है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है, कि पॉजिटिव कंजप्शन होता है जब भी आपका इनकम लेवल जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप बेसिक नीड्स को तो आप क्या करोगे, सेटिस्फाई करोगे ही करोगे। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, कंजप्शन कर्व का स्लोप क्या होता है, कंजप्शन कर्व का स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है, और अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड, मतलब कि बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इनकम लेवल के साथ साथ आपका कंजप्शन भी क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए आपका कंजप्शन कर्व भी क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने क्या ऑटोनॉमस मान रखा है, जो कि इनकम लेवल के साथ साथ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, T है, जो कि क्या होता है, C प्लस आई होता है, ठीक है, मतलब कंजप्शन और प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कह सकते हो ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस आपने मान ही रखा है, ठीक है। तो जो एग्रीगेट डिमांड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, ठीक है, और प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि हमने क्या ले रखा है, T ले रखा है यहाँ पर। और स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, ये भी अपवर्ड होता है और पैरेलल टू कंजप्शन होता है। पैरेलल टू कंजप्शन की वजह से होता है क्योंकि कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में एक ही अंतर है, वो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, जो कि कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन के क्या होता है, पैरेलल निकलता है। तो यहां पर हमने एग्रीगेट डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्रीगेट सप्लाई को चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू।